हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं PYQ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर AKTU यूनिवर्सिटी के, वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो छठा पेपर है MBA फर्स्ट सेमेस्टर का AKTU यूनिवर्सिटी का, जो 6 पेपर है BMB 106, दैट इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो छठा पेपर है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगी एंड उसका सॉल्यूशन भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पेपर कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ABC। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑल आर कंपलसरी एंड 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, इसमें से आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, यानी टोटल हो गया 21 नंबर का हो गया आपका सेक्शन बी। फिर इसके बाद सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में इस तरीके से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 2 दिए हैं, 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 करना है, एनी वन पार्ट। 6 में भी एनी वन पार्ट, 7 में भी एनी वन पार्ट, एंड हर क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारा पेपर है, छठा पेपर है MBA फर्स्ट सेमेस्टर का, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नोट्स के लिए भटक रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से पढ़े। MBA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने AKTU यूनिवर्सिटी MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली एक कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, जो 7 थ्योरी पेपर हैं उनके कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं वो आपको मिलेंगे, प्लस PYQ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं, जो पिछले साल का 2024 का क्वेश्चन पेपर है वो भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको कोर्स ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो कोर्स डिजाइन किया है ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले ये सिलेबस है, उसके बाद जो भी पेपर है, पहला पेपर जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी का है, दूसरा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मैंने ये फोल्डर बनाए हुए हैं, इसमें आपको पूरे 7 थ्योरी पेपर है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएगा। ठीक है, एंड इनके मैक्सिमम कह लीजिए टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूं, तो उनके वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, पहला पेपर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी का, इसमें 7 फाइल्स हैं, 3 वीडियोस हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक दूसरा पेपर है, 8 वीडियोस हैं, 6 फाइल है। फाइल मतलब PDF नोट्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये जनरली बच्चों को काफी टफ लगता है, क्योंकि इसमें नॉन कॉमर्स के हैं जो स्टूडेंट, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, इसके नोट्स आपको 5 यूनिट है, आप जानते हैं, तो इसके नोट्स ये रहे, और इसके लेक्चर वीडियोस में दिखाती हूँ। लेक्चर वीडियोस जो है इसका एक सेपरेट फोल्डर बनाया है, ये सब इसके लेक्चर वीडियोस है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके लेक्चर वीडियो भी इसमें अपलोड किए हैं। तो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी बच्चे जॉब वगैरह करते हैं तो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाते, बट एग्जाम तो पास करना है, एग्जाम अच्छे मार्क्स से इवन पास करना है। तो मैं बता दूं, ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत नॉमिनल रखी है मैंने, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने इसकी प्राइस रिड्यूस की है, एंड इट इज नाउ 499 ओनली। 499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन को आप लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे ही केवल पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर से। सेक्शन ए, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या है, जो न्यू आइडियाज आते हैं हमें, ठीक है, न्यू यूजफुल आइडियाज जो आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब एबिलिटी टू थिंक समथिंग डिफरेंट, यानी कुछ अलग सोचने की, कुछ न्यू आइडियाज आने की जो एबिलिटी है, ये क्षमता। क्या हर कोई क्रिएटिव होता है? नहीं। तो भाई क्रिएटिविटी क्या है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू ओरिजिनल एंड सक्सेसफुल आइडिया, यानी ये जो क्षमता है कि कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ यूजफुल सोच सके, कुछ न्यू आइडिया आए। ठीक है,
कैसे आए? बाय थिंकिंग डिफरेंटली, कुछ अलग सोच के, कुछ न्यू आइडियाज जो आता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज, अच्छा, दो नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 से 4 लाइन लिखिएगा और आगे बढ़िएगा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करिएगा सेक्शन ए पे, क्योंकि दो नंबर के क्वेश्चन है, बहुत लिखेंगे तो भी 2 ही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखिए, रूरल मतलब गांव, ठीक है, जो स्मॉल सिटीज है, रूरल एरिया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि रूरल एरियाज यानी गांव के एरिया में जब स्मॉल बिजनेस ऑपरेट किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए, तो इसको रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ा गया यहाँ पे, रूरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरिया में हो, गांव के एरिया में छोटा सा बिजनेस खोला आपने, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज जो वहां पे अवेलेबल है उनको यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? दो फंक्शन बताने, किसके? एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर के दो फंक्शन। तो सबसे पहला तो जरूरत है कि जो एंटरप्रेन्योर हो, ही मस्ट बी इनोवेटिव, वो इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, कुछ नया सोचे, कुछ नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया आइडिया, नया प्रोसेस सोचे। एंड दूसरा एंटरप्रेन्योर क्या हो? मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, क्योंकि देखिए बिजनेस जहां है वहां रिस्क तो है ही, तो उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, वो फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क ले सके, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 24-25 क्वेश्चन है टोटल, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। सो जी, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 करने हैं, वो मैं सभी के 5 के आंसर बताऊंगी। और फिर उसके बाद सेक्शन सी में कहां से कहां तक है? 3 से लेके 7, तो 3, 4, 5, 6, 7, यानी 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हुए ना? 3, 4, 5, 6, 7, 5 और 2, ठीक है, 10 क्वेश्चन हुआ सेक्शन सी में, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन। तो मैं 22 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम थी, उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, इन सपोर्टिंग विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो स्टैंड अप इंडिया जो गवर्नमेंट का जो स्कीम आई थी, प्रोग्राम आया था, उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी ना, इसमें बैंक लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट हो, और ये लोन कहां से कहां तक? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, किसको? विमेन्स को, SC STs को, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बेसिकली ये जो स्टैंड अप इंडिया है ना, ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, वो वाला समाज का वो हिस्सा जो थोड़ा सा पिछड़ा रह गया है, जिसपे ध्यान नहीं दिया गया है, उनको एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंड NISBUD, इसको एक्सपेंड करना है, NISBUD। तो N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल, BU मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो NISBUD क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, NISBUD, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, NISBUD। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस एंजल इन्वेस्टिंग एंड वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टिंग एंड वेंचर कैपिटल को डिस्कस करना है। तो एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है बता रही हूँ। कुछ कह लीजिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ नए स्टार्टअप्स में, ऐसे स्टार्टअप जिनमें पोटेंशियल हो, ठीक है, बट उनके पास फंड की कमी है। ये मिस्टर एक्स हैं, इनके पास आइडिया बहुत बढ़िया है, थोड़ा फंड है पर और की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है एंजल्स, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है? जब ये जो बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनको एंजल कहते हैं, ये जब स्टार्टअप्स में, ठीक है, अर्ली स्टेज पे जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट करें इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, यानी ये अपने बिजनेस से क्या दे? हिस्सेदारी दे, इक्विटी दे, हिस्सेदारी दे, अपने बिजनेस के शेयर दे, और उसके बदले में ये इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टिंग। जबकि वेंचर कैपिटल में क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। वेंचर कैपिटल में जो फंड दिया जाता है ना, वो ज्यादा अमाउंट का होता है एज कंपेयर टू एंजल। एंजल एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, जबकि वेंचर कैपिटल क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। वेंचर कैपिटल इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो ये जो फंड दे सकता है वो ज्यादा देगा ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये जो आपका, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ, हाँ, ये जो आपका क्या बोलते हैं वेंचर कैपिटल होता है, ये एक प्रोफेशनल फर्म होता है जो इस टाइप के जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप होते हैं उनको फंड करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस।
फिजिबिलिटी एनालिसिस कितने टाइप की होती है? ठीक, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी फिजिबिलिटी एनालिसिस होती क्या है। देखिए, फिजिबिलिटी मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वो पॉसिबल है भी कि नहीं है, तो उसकी वो होती है फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी देखते हैं कि पॉसिबल होगा कि भी नहीं होगा। तो बहुत टाइप की फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, बहुत टाइप के फिजिबिलिटी एनालिसिस होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को एक्चुअली में बनाने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस तो मस्ट है। और इसमें क्या क्या किया जाता है? टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है, मार्केट फिजिबिलिटी देखी जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखी जाती है, लीगल फिजिबिलिटी देखी जाती है, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी देखी जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाता है फिजिबिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। चलिए, तो ये थे 7 क्वेश्चन सेक्शन ए के। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सर्विस इनोवेशन? सर्विस इनोवेशन क्या है एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट इनोवेशन? प्रोवाइड एग्जांपल। सर्विस इनोवेशन क्या होता है और वो प्रोडक्ट इनोवेशन से कैसे डिफर करता है, ये बताना है आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ठीक है। तो देखिए, सर्विस इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया, ठीक है। तो सर्विस इनोवेशन मतलब कि जब कुछ नया तरीका, कोई नए तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है, नया प्रोसेस यूज किया जाए, या कस्टमर एक्सपीरियंस चेंज किया जाए, या शायद डिलीवरी का मेथड चेंज किया जाए, कुछ नया किया जाए, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट इनोवेशन में तो कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है, वो प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ। सर्विस इनोवेशन बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इंप्रूव्ड सर्विस, पहले कंपेयर में इंप्रूव और नई सर्विस जब इंट्रोड्यूस की जाए, ठीक है। तो जैसे डिलीवरी मेथड वगैरह चेंज किया, कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस का प्रोसेस, ये सब जब चेंज किया जाए उसको कहा जाता है सर्विस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन में हम ये सब कर सकते हैं, जैसे बेटर स्पीड। और आप जानते हैं सर्विस इनोवेशन तो बहुत इस समय चल रहा है। अब आप जानते हैं 10 मिनट में ब्लिंकिट, जेप्टो, ये 10-10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? स्पीड बेटर हो गई, कन्वीनियंट हो रहा है ना, पर्सनलाइज हो रहा है, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो रही है। तो ये सब किस में आता है? सर्विस इनोवेशन में आता है, ठीक है। और डिफरेंस भी इसमें कहा गया है। तो सर्विस इनोवेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है इन दोनों के जो नेचर है। प्रोडक्ट इनोवेशन में टेंजिबल, मतलब टेंजिबल थिंग की बात हो रही है, ठीक है। सर्विस तो इंटेंजिबल है। यहाँ पे न्यू या मॉडिफाइड फिजिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट इनोवेशन में कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाया गया, जबकि सर्विस में सर्विस डिलीवरी या एक्सपीरियंस को और इंप्रूव किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या होता है? मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि यहाँ पे सर्विस को डिलीवर करने में बहुत हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या है, आपने एक बार लग करके प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट नया टाइप का प्रोडक्ट बना दिया, उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन सर्विस तो हर समय जब सर्विस प्रोवाइड होगी तो वो चीजें होनी चाहिए जो इनोवेशन में कहा गया है। सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे सर्विस इनोवेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये जो वही बताया ना, स्विगी, जोमेटो, ये सब सर्विस इनोवेशन का ये तो कमाल है, ठीक है। ये जो अब आप मेडिकल फैसिलिटी ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये भी तो सर्विस इनोवेशन है, ठीक है। उबर, ओला, जो कैब, जो ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ये भी तो सर्विस इनोवेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिस्कस करिए। हाउ दे डिफर, वो कैसे डिफर करते हैं बेस्ड ऑन देयर अप्रोच, अप्रोच के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे, इनोवेशन स्टाइल के बेसिस पे, वो कैसे डिफर करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर आप बताइए। सबसे पहले डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? तो सबसे पहले जो टाइप का एंटरप्रेन्योर है दैट इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। मैं एक सेकंड इसको नीचे करती हूँ। हाँ, सबसे पहले टाइप का एंटरप्रेन्योर, आपको सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स बताने हैं, फिर वो कैसे डिफर करते हैं अप्रोच के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे, इनोवेशन स्टाइल के बेसिस पे, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का एंटरप्रेन्योर कौन होता है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यानी वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव सर्विस लेके आया हो, कुछ नया प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में नहीं था, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस लेके आया हो, ठीक है, इनोवेटिव स्टाइल हो उसकी, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दूसरा क्या है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर हो सकता है,
इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, यानी ऑलरेडी ऐसा आइडिया, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में था, बस आपने भी यही प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तो इसमें इनोवेशन लो होता है। ठीक। अगला जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फेबियन एंटरप्रेन्योर होता है। फेबियन मतलब क्या होता है? बहुत कॉन्शियस, ठीक है, मतलब बहुत प्रेशर हुआ तब चेंज करेगा, लेकिन अपने स्टाइल को नहीं चेंज करेगा। इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगला जो है ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ये तो चेंज चाहता ही नहीं है, रेजिस्ट करता है चेंज, ये पुराने तरीके से ही काम करेगा, ठीक है, ट्रेडिशनल सेक्टर में ही काम करेगा, ठीक है, कुछ नया नहीं करेगा, तो ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर होता है। एक होता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वेंचर्स है ना, उससे रिलेटेड काम करता है, यानी कुछ न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, इस टाइप का ही काम करता है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए ना, वो। अगला क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योर, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, एनजीओ में काम करे, ठीक है, एनजीओ को नया, कुछ नया एनजीओ एस्टैब्लिश करे, उसमें काम करे नहीं, नया एनजीओ एस्टैब्लिश करे, ठीक है, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर। एक होता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर जो मल्टीपल बिजनेस, कई बिजनेस चला रहा हो, बहुत इनोवेटिव हो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी उसमें, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। कितने? 7 तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं। अब ये एंटरप्रेन्योर कैसे डिफर करते हैं, ठीक है, तो इनके अप्रोच, ये जो जितने टाइप के मैंने एंटरप्रेन्योर आपको बताया ना, इनके अप्रोचेस अलग हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्री वाइज भी अलग होते हैं, एंड इनके इनोवेशन स्टाइल भी अलग हैं। अप्रोच की बात करें तो जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है उसका बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। जो इमिटेटिव है वो तो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और फेबियन और ड्रोन तो एकदम कंजर्वेटिव वाले होते हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्री के बेसिस पे भी डिवाइड करें तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर के होते हैं, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के होते हैं। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आईटी या इंजीनियरिंग से होते हैं। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं, ठीक है। इनोवेशन स्टाइल भी इनकी अलग अलग होती है। जैसे बात करें फेबियन या ड्रोन जो होते हैं, ये तो एकदम डरे सहमे से होते हैं, इनमें बहुत कम इनोवेशन होता है। इमिटेटिव जो दूसरों को कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं, तो वो लो होता है। हाई इनोवेशन किस में होता है? इनोवेटिव, जो पहले टाइप का एंटरप्रेन्योर था ना, इनोवेटिव या टेक्निकल या सीरियल, वो काफी क्या बोले, हाई इनोवेशन होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड किस तरीके से ये इंप्रूव करता है इफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को, ये आपको बताना है। तो इसके नाम से इसका काम समझ में आ रहा है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी ये कॉन्सेप्ट। जीरो इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ठीक है, जीरो इफेक्ट मतलब क्या है? मिनिमम इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी इन्वायरमेंट पे कम से कम इफेक्ट हो, जीरो इफेक्ट हो। एंड जीरो डिफेक्ट मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ना वो जीरो हो, तो इसी को कहा गया जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट क्या बोलते हैं स्कीम गवर्नमेंट की, ठीक है। इसका फायदा क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, अगर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम होगा तो क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन हो पाएगा, मतलब पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। और जीरो डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारा प्रोडक्ट क्या कर पाएगा? कंपीट कर पाएगा, वेस्टेज कम होगी, ठीक है, तो ये सब फायदे हैं। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें किस पे फोकस होता है? इसमें फोकस होता है वेस्टेज को कम करने पे, चाहे वो टाइम की वेस्टेज हो, मटेरियल की वेस्टेज हो, कॉस्ट की वेस्टेज हो, ठीक है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें किस पे फोकस होता है कि वेस्टेज कम हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता जाए, जिसको काइजन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं, एंड ये सब जापानीज टूल हैं। कैन बैन हुआ, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हुई, JIT जस्ट इन टाइम, 5S प्रिंसिपल, तो ये सब जापानीज टेक्निक है, तो ये सब लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत आती है। एंड क्या ये जो ZED है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जो स्कीम है एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इससे एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जरूर इससे एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि इससे क्या होगा? वेस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है, वेस्टेज कम से कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा? मतलब सेलिंग प्राइस कम रहेगी, ज्यादा सेल होगी, कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे,
और इसमें जीरो इफेक्ट यानी इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो पॉल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होंगे, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर जीरो डिफेक्ट होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सारे इसके बेसिक चीजें हैं, ये सब इसका फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से खुद से बना के भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं बेसिक हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगला क्या है? व्हाट आर द की स्ट्रैटेजी? की स्ट्रैटेजी क्या है? फॉर इंश्योरिंग बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। डिस्कस रोल ऑफ इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेंशन। इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेंशन का क्या रोल है बताइए। बिजनेस की ग्रोथ में इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेंशन का क्या रोल है? तो इनोवेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बात करें इनोवेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनोवेशन मतलब क्या है कि नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया प्रोसेस, नया मार्केट हो, ठीक है। और ये तो बहुत जरूरी है बिजनेस में, तभी तो आप कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे, तभी तो आप डिफरेंशिएट हो पाएंगे दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से। तो इनोवेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा क्या है? अडेप्टेबिलिटी। देखिए मार्केट चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, हमें बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने बिजनेस को मोल्ड करना है। कस्टमर की प्रेफरेंस, टेस्ट चेंज होता है, तो कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, कंपटीशन फेस करना है, ठीक है। इकोनॉमी में अप डाउन आते हैं, उसको भी देखना है। मार्केट एक्सपेंशन, तो ये भी बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नए रीजन, नई कंट्री, अनटैप्ड मार्केट। अनटैप्ड मार्केट यानी वो मार्केट जहां तक हमारा प्रोडक्ट अभी पहुंचा नहीं है, वहां तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। कस्टमर का वो सेगमेंट जो अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, उसको भी दिलाना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो यही सब आपको इसमें लिखना है। इसके साथ ही ग्रोथ की कुछ और भी स्ट्रेटजी हैं, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, तभी वो कस्टमर 10 लोगों को और जाके हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, और फिर क्या होगा? रिपीट परचेज भी करेगा, फिर से खरीदने आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग, सही फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। हमारा वर्कफोर्स स्किल्ड हो, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। और हमारा जो ऑपरेशन हो वो सस्टेनेबिलिटी पे प्लस इको फ्रेंडली बेस्ड होना चाहिए। कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, तो ये सब जरूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि एंटरप्रेन्योर, हाउ एंटरप्रेन्योर कैन इफेक्टिवली यूज बूट स्ट्रैपिंग एंड क्राउड फंडिंग टू रेज कैपिटल। कैपिटल को रेज करने के लिए, ठीक है, कैसे कोई एंटरप्रेन्योर बूट स्ट्रैपिंग एंड क्राउड फंडिंग को यूज कर सकता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल भी बताना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग होती क्या है? तो बूट स्ट्रैपिंग मतलब होता है सेल्फ फंडिंग, मतलब आप मार्केट से पैसा नहीं उठा रहे, किसी बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं, आपके पास जो सेविंग है आप उसी को लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फंडिंग। इसी को बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। इसमें आप अपनी पर्सनल सेविंग लगा रहे होते हैं, ठीक है, रिसोर्स को फुली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप किसी उधार पे नहीं है, डेट पे नहीं है, बैंक को कोई ईएमआई नहीं देनी है, बिजनेस से पूरा आपका कंट्रोल है, जिससे क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। एंड इसी को बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। और जोहो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जोहो के जो फाउंडर थे उन्होंने अपनी कंपनी को बूट स्ट्रैप किया था, कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली थी, ठीक है। अगला क्या है? क्राउड फंडिंग। क्राउड नाम से ही समझ में आ रहा है, क्राउड, क्राउड मतलब कॉमन पीपल, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक से स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पब्लिक से फंड रेज करना, ठीक है। रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक से, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक से छोटा छोटा अमाउंट फंड रेज करना थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे किक स्टार्ट है, कीटो है, ठीक है। तो इसके थ्रू फंड रेज करना, इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। अब ये कई टाइप की होती है, ये रिवॉर्ड बेस्ड भी होती है, डोनेशन बेस्ड भी होती है, इक्विटी बेस्ड भी होती है, ठीक है। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है पेबल, जो स्मार्ट वॉच है, इसने फंड हुआ था किक स्टार्ट के थ्रू फंड हुआ था, तो ये क्राउड फंडिंग का एग्जांपल है, ठीक है। ये जो क्राउड फंडिंग एंड बूट स्ट्रैपिंग है ना, दोनों ही फायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी डिपेंडेंस बैंक पे कम करती है, ठीक है। एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इनोवेशन के लिए भी इंकरेजमेंट मिलता है, तो ये काफी फायदेमंद है, राइट। चलिए अब 10 क्वेश्चन और करने हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिया? हमने शायद 12 क्वेश्चन कर लिया, अब 10 क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, हर में 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत जर्नल है, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो ये वहां से लेके पढ़ भी सकते हैं, ठीक। अगला क्या है? ऑन द रियल्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर एसेंशियल।
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रिएटिविटी इनोवेशन दोनों बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए। हाँ, ये बात एकदम सही है। डिस्कस हाउ एंटरप्रेन्योर, आपको बताना है कैसे एंटरप्रेन्योर कैन लिवरेज बोथ क्रिएटिविटी एंड वेरियस टाइप ऑफ इनोवेशन टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। आपको बताना है कि कैसे कोई एंटरप्रेन्योर दोनों का फायदा उठाता है, क्रिएटिविटी और डिफरेंट टाइप के इनोवेशन का मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए कैसे इसका फायदा उठाता है। तो बता दें क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों कह लीजिए फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए। अगर कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होना चाहता है, सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहता है, तो उसे क्रिएटिव एंड इनोवेटिव तो होना ही होगा। ये बेसिक ड्राइवर्स हैं। एंटरप्रेन्योर को कुछ ओरिजिनल आइडिया जनरेट करने ही होंगे, इनोवेशन करना ही होगा प्रोडक्ट में, सर्विस में, बिजनेस मॉडल में, तभी वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तभी वो अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर से अलग कर पाएगा। ठीक है, अब कैसे ये मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहला क्या है, क्रिएटिविटी एज द फंडामेंटल ऑफ इनोवेशन। क्रिएटिविटी फंडामेंटल होता है इनोवेशन का। ठीक है, क्रिएटिविटी से बेसिकली एंटरप्रेन्योर को समझ में आता है कि कौन सी नीड है, कस्टमर की कौन सी नीड है जो अभी अनमेट है, यानी अभी वो नीड जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, यानी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, कस्टमर को जरूरत है पर मार्केट में है ही नहीं वो प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल सॉल्यूशन के बियॉन्ड सोचने की जरूरत होती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी जो शेयर्ड स्पेस, ठीक है, एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, तो ये इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं, तो ये क्या है, इनोवेटिव चीज है, क्रिएटिविटी है ये। ठीक है, अब जो इनोवेशन होता है कई टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल में देखिए क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचा लेकिन उसको आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आपने कोई नया प्रोडक्ट सोचा लेकिन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो वो है इनोवेशन। तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन में बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योर रीडिजाइन करता है जो उसने क्रिएट किया, डिलीवर किया एंड कैप्चर वैल्यू, तो रीडिजाइन करता है। जैसे इसका एग्जांपल है उबर एंड ओला, ये भी तो इनोवेटिव चीज है। किसी ने पहले इसे सोचा नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, इसका फायदा क्या है जानते हैं, लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट है, कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला जो इनोवेशन है दैट इज सर्विस इनोवेशन। ठीक है, सर्विस ये सब डिस्कस हो चुका है। सर्विस इनोवेशन जैसे आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सर्विस ही तो प्रोवाइड हो रही है जो इससे पहले नहीं थी, जोमेटो, स्विगी। ठीक है, टेलीमेडिसिन सर्विस, ये सब इसके फायदे भी आप जानते ही हैं, सब लिख लीजिएगा। अगला क्या है, डिजाइन लेड इनोवेशन, यानी डिजाइन थिंकिंग टू डेवलप समथिंग न्यू, कुछ नया जैसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, एप्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगला प्रोसेस इनोवेशन, यानी कुछ नया तरीका, कोई नया प्रोसेस यूज करना। जैसे आप जानते हैं जोमेटो में, जैसे इतना वेयर हाउस में जो इतना सारा, ये जोमेटो बोल रही है, अमेजोन जो है वहां का जो वेयर हाउस होते हैं, इतने मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स होती हैं वहां पे, उन सबको मैनेज करना रखना, तो वहां रोबोटिक्स का यूज हो रहा है, तो प्रोसेस इनोवेशन है ये। ठीक है, ऐसे ही टोयोटा में जो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम यूज किया जाता है, ये भी क्या है, प्रोसेस इनोवेशन है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट इनोवेशन, मार्केट इनोवेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करना या नए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना। ठीक है, तो मार्केट इनोवेशन हुआ। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के, ये क्रिएटिविटी है और डिफरेंट टाइप के इनोवेशंस हैं, और ये दोनों बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेसफुल बिजनेस। देखिए क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, कुछ नया सोचना। ठीक है, लेकिन उस नए सोच को आपको किसी बिजनेस मॉडल में, किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रोसेस में, किसी सर्विस में आपको डिलीवर करना पड़ेगा ना, तो उसे कहते हैं इनोवेशन। तो वही है क्रिएटिविटी कंबाइंड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनोवेशन। आपने क्रिएटिव तो सोच लिया, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनोवेशन के साथ कंबाइन किया जाता है, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला है व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट हैज रीशेप्ड अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से उसने इंडस्ट्री को इंपैक्ट डाला है, और कैसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, कैसे उसने एक पर्टिकुलर सेक्टर को रीडिफाइन किया, रीशेप किया, ये बताना है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो टर्म है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जोसेफ शूमपीटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इन्होंने क्या था, देखिए नाम क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कुछ क्रिएटिवली कुछ ऐसा
आइडिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आओ कि जो पुराना जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये जोसेफ शूमपीटर ने ये आइडिया दिया था। इन्होंने क्या किया था, न्यू इनोवेशंस कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस ओल्डर टेक्नोलॉजी। जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुई, प्रोडक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे क्या होगा, जो इनोवेशन यानी जो नई चीज आएगी ये डिस्ट्रॉय कर देगी ओल्ड एंड बिल्ड्स द न्यू। ठीक है, पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो तो यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एंड इसका इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रीज पे। आप जान रहे हैं पुरानी चीजें हट गई हैं, नई चीजें आ गई हैं, तो यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहले क्या हो गया, एलिमिनेट ऑब्सोलीट प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। पुरानी जो ऑब्सोलीट आउटडेटेड प्रोडक्ट थे, प्रैक्टिसेस थी, वो सब गायब हो गए। ठीक है, पहले क्या थे, फीचर फोन आते थे, अब स्मार्टफोन आ चुके हैं। ठीक है, एंड ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कारण इट ड्राइव्स कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कारण ही क्या हुआ, क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इनोवेशंस हो रहे हैं, न्यू मार्केट आ रही है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, कन्वीनियंस इंप्रूव हो गई है। आप जानते हैं स्मार्टफोन आने से कितनी कन्वीनियंस बढ़ गई है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मोबाइल का तो मैंने बता ही दिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ई कॉमर्स की हम अगर बात करें, इससे पहले क्या थे, ट्रेडिशनल स्टोर थे, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के आने से क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हुआ है ना। ठीक है, न्यू चीज के आने से ओल्ड चीजें ऑब्सलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, काफी खत्म भी हो गई हैं। ठीक है, जैसे ही इनोवेशन होने से पहले क्या था, फिजिकल स्टोर डोमिनेटेड थे सब लोग, और वो हायर प्राइस भी चार्ज करते थे। कोई स्टोर अगर बहुत दूर है तो हम वहां तक जाते थे सामान खरीदने के लिए, या फिर नहीं जा पाते थे तो नहीं खरीद पाते थे। लेकिन आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में क्या है, हम कहीं का भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, 24/7 अवेलेबल है, वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो इससे क्रिएट हो रही है। तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, हाउ एंटरप्रेन्योर हैव नेविगेटेड क्रिटिकल डिसीजन इन देयर जर्नी। यानी कैसे एंटरप्रेन्योर हैंडल करते हैं क्रिटिकल डिसीजन अपनी जर्नी में, एंड कैसे ये जो डिसीजन है इंपैक्ट करते हैं इनके सक्सेस एंड फेल्योर वेंचर में। तो बता दें, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन लेने होते हैं रिलेटेड विद फंडिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केट एक्सपेंशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को लेने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, एंड तभी वो सर्वाइव कर पाता है मार्केट में। ठीक है, तो कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पहले केवल बुके बेचता था। ठीक है, लेकिन बाद में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के तहत फ्लिपकार्ट क्या हुआ, फुल ई कॉमर्स में आ गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर है सचिन बंसल एंड बेनी बंसल। इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये केवल किताबें नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, हर टाइप के प्रोडक्ट इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकेंगे। ठीक है, तो नतीजा आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ओयो रूम्स का आप ले सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल क्या था, इन्होंने ये जो रितेश अग्रवाल का है ओयो रूम्स, तो इनका ये कोई वो नहीं प्रोवाइड करते कि कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे होटल लिस्टेड है। इन्होंने एक अलग एक स्टैंडर्डाइज होटल चेन मॉडल ही बिल्डअप किया। ठीक है, तो ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन था। अगला एग्जाम्पल पेटीएम, आप जानते ही हैं कोरोना के बाद से पेटीएम क्या है, पहले ये केवल मोबाइल रिचार्ज के लिए पेटीएम यूज होता था। ठीक है, बाद में ये कंप्लीट डिजिटल वॉलेट बन गया, यूपीआई पेमेंट का तरीका बन गया। तो ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन के तहत ही बने। ठीक है, तो ये सब इसका और भी मैंने एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, 4B क्वेश्चन को रीड करिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन पॉलिसीज एंड सोसाइटल एटीट्यूड बी इम्प्रूव टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विमेन ओन्ड बिजनेस। जो विमेन ओन्ड बिजनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, विमेन ओन्ड बिजनेस है उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कैसे पॉलिसीज या सोसाइटल एटीट्यूड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल लेके समझाना है
कि कुछ सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर को और कैसे उन्होंने जो भी ऑब्स्टिकल उनके वेंचर में आए उसे उन्होंने कैसे फेस किया, वो सब आपको बताना है एग्जाम्पल से। तो बता दें, जो विमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। एक तो फंड की कमी, लैक ऑफ फाइनेंस, सोशल रिस्ट्रिक्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी, वो बहुत दूर दूर शहरों तक ट्रेवल नहीं कर सकती, फैमिली सपोर्ट लो होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इनको ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं। तो कैसे कुछ पॉलिसीज के तहत इन चीजों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसके तहत विमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे पहले किया गया ईजियर एक्सेस टू फाइनेंस, यानी लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया गया विमेन्स को, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, महिला उद्यम निधि, मुद्रा लोन, ये सब वगैरह स्कीम चलाई गई विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। स्ट्रॉन्गर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। चाइल्ड केयर सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी, यानी डे केयर सेंटर वगैरह प्रोवाइड किया गया विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी प्रोवाइड की गई। मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट असिस्टेंस अगर विमेन एंटरप्रेन्योर को चाहिए, ठीक है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। लीगल एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे विमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। एंड कैसे सोसाइटल जो एटीट्यूड है विमेन एंटरप्रेन्योर को लेके, वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अगर फैमिली सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है। अगर विमेन का जो विमेन एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल है उनको और ज्यादा हाईलाइट किया जाए, ठीक है, और ज्यादा शोकेस किया जाए, तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और बूस्ट मिलेगा। एंड कुछ एग्जाम्पल इसमें कहा गया है कि विमेन एंटरप्रेन्योर का कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं जो नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर। इवन ये तो बहुत फेमस है, मतलब 52 ईयर की एज में इन्होंने नायका स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फाल्गुनी नायर, फाउंडर ऑफ नायका, ये जो मेल डोमिनेटेड ऑनलाइन ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें इन्होंने अपने पैर जमाए, और नायका को आज कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है बायोकॉन के जो फाउंडर हैं किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन इज इंडिया वन ऑफ द टॉप बायोटेक कंपनी। तो ये भी एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर था जहां पे इन्होंने अपनी फर्म बायोकॉन को स्टैब्लिश किया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये भी विमेन एंटरप्रेन्योर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कल्पना सरोज, चेयरमैन पर्सन ऑफ कमानी ट्यूब्स, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इवन इन्हें पद्मश्री भी रिसीव हुआ है। और ये बहुत ही, कह लीजिए, बहुत ही पावर्टी, बहुत ही, इनके पास एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं थी, बट इन्होंने एक सिक इंडस्ट्री को खरीदा, एक बंद होती हुई कारखाने को खरीदा और उसको रिवाइव किया और एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही वीएलसीसी के जो फाउंडर हैं वंदना लूथरा, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है विमेन एंटरप्रेन्योर की जिनको बहुत सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब आपको डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? और ये स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग कौन देता है? DPIIT, हाँ, ठीक है। एंड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दोनों का बताना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग का है, एंड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बाय DPIIT, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस बताना है। और ये जो रैंकिंग है कैसे ये एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को कैसे इंपैक्ट डालती है, तो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। ये जो दोनों हैं, एक स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये तो दोनों है ना, ये एक नेशनल फ्रेमवर्क है कि मेजर कर सके कि कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर जो राज्य है वो कितना सपोर्ट करता है स्टार्टअप को और इनोवेशन को, ठीक है। याद रख लीजिए दोनों, एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसको I3 भी कहते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है। दोनों जो है ना कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट इंडिया में कितना सपोर्ट कर रहा है इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप को कितना सपोर्ट कर रहा है, इसकी रैंकिंग बताता है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस ये है कि इससे क्या होता है, स्टेट्स के बीच में, राज्य के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन आता है, ठीक है। इससे क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, ये पता चलती है, एंड उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी को इंप्रूव किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सकता है, ठीक है। एंड जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट को और इनहेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। आगे बात करते हैं, ये जो I3 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये भी स्टेट वाइज इनोवेशन परफॉर्मेंस बताता है कि हर राज्य इनोवेशन पे कैसा परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। नेशनल इनोवेशन कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। रिसोर्सेस कैसे यूज कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्टेट, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका इम्पैक्ट एक बार ये पढ़ लीजिएगा, इम्पैक्ट ऑफ दिस रैंकिंग ऑन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ये जो रैंकिंग आती है इससे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारे पॉइंट है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेसिक बेसिक अब मैं बता रही हूँ कि आपको सब्सिडी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडी, ग्रांट एंड टैक्स कंसेशन फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है उसको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी, टैक्स, ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। अगला क्या है कि कैसे, हाउ दे हेल्प इंडियन बिजनेस ग्रो ग्लोबली। तो बता दें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं इसको गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है। एंड इससे जो है ना बहुत सपोर्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। इससे एक तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, ठीक है, सामान सस्ते में बनता है, तो सामान सस्ते में बनेगा तो बिकेगा भी, मतलब इससे वो सेलिंग प्राइस भी कम रखते हैं, इससे ज्यादा सामान बिकता है। और इससे एक्सपोर्ट ग्रोथ भी होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर पाते हैं, खर्चे कम होते हैं तो वो नई मशीनरी खरीदने के बारे में सोच पाते हैं, उनके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल बच पाता है, टैक्स बर्डन उन पे कम होता है। एंड इससे एमएसएमई जो है ग्लोबल मार्केट में इंटर कर पाती है। ठीक है, इनका कह लीजिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ही मीट कर पाते हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें डिटेल में लिखनी है, बहुत जनरल चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, हाउ शुड एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर अ बिजनेस, नहीं, प्रोजेक्ट प्लान बिफोर लॉन्चिंग अ वेंचर। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसके तहत बिजनेस प्लान बनाया जाता हो। ठीक है, तो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच जिसके तहत एंटरप्रेन्योर जो आइडिया आया है, एंटरप्रेन्योर को अभी तो केवल बिजनेस का आइडिया आया है, उस आइडिया को कैसे वो एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मिस्टर एक्स है इनके दिमाग में आइडिया आया ना बिजनेस शुरू करने का, तो कैसे वो इस आइडिया को एक एक्शनेबल प्लान में, कैसे अपना प्लान फाइनली सेटअप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्म करने का जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है ना, उसको बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें वो सारे काम करते हैं, इसमें वो फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, रिसोर्स कितने लगेंगे, रिस्क कितना है, मार्केट रेडीनेस क्या है, सब कुछ स्टडी किया जाता है बिफोर लॉन्चिंग द वेंचर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है मैं सब बता रही हूँ। सबसे पहले आइडिया जनरेशन, ये जो एंटरप्रेन्योर है इसको सबसे पहले क्या आता है, आइडिया आता है, इसको बहुत सारे आइडिया आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से वो आइडिया चूज करता है कि जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है, मार्केट गैप देखता है कि कस्टमर को चाहिए क्या और वो प्रोवाइड क्या कर सकता है जो अभी तक मार्केट में नहीं है। ठीक है, फिर इसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस भी करता है कि क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं क्या वो फिजिबल भी है। इसमें वो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करता है, मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी सब चेक करता है। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट करता है, मतलब रेवेन्यू मॉडल देखता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखता है, पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा क्या होगा, वैल्यू प्रपोर्शन, ये सब देखता है। ठीक है, उसके बाद वो करता है मार्केट रिसर्च, ठीक है, कस्टमर का सर्वे करता है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करता है, प्राइसिंग की स्टडी करता है, इंडस्ट्री की स्टडी करता है। ठीक है, एंड उसके बाद वो ऑपरेशनल प्लानिंग करता है, मतलब प्रोडक्शन कैसे करेंगे, सप्लायर कौन होगा, मशीनरी कहां से आएगी, लोकेशन क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कितने की रहेगी, तो ये सब करता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे भी तो देखने हैं, तो कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, प्रॉफिट लॉस का प्रोजेक्शन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड क्या होगा, ब्रेक इवन कितने पे आएगा, तो ये सब। ठीक है, अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग करता है कि बिजनेस ओनरशिप किस टाइप की होगी, क्या वो सोल प्रोप्राइटर में करेगा कि पार्टनरशिप में करेगा कि कंपनी फॉर्म में स्टैब्लिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब करता है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, उसके बाद वो रिस्क देखेगा ना कि मार्केट फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहीं फेल तो नहीं हो जाएगी, फंड कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर तो ज्यादा नहीं होगा, तो डिटेल में रिस्क एनालिसिस करता है। उसके बाद बनाता है अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस प्रोजेक्ट जो प्लानिंग है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द की सोर्सेज एंड मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन, जो आइडिया जनरेट होता है इसके सोर्सेज क्या है, मेथड क्या है, ये बताना है।
एक्सप्लेन करना है कि कैसे एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करता है एंड क्लासिफाई करता है बिजनेस आइडिया को। तो बता दें, आइडिया जो जनरेशन है ना, दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला स्टेप यही होता है, आइडिया जनरेशन। अगर आपको आइडिया ही नहीं आया, ठीक है, अगर आपको आइडिया ही नहीं आया तो कहां से आप कोई प्लांट सेटअप कर लेंगे, कहां से कोई प्रोडक्ट बना लेंगे। तो वही है, आइडिया जनरेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला पॉइंट यही होता है, आइडिया जनरेशन। ठीक है, तो सोर्सेस क्या है आइडिया जनरेशन के? मार्केट रिसर्च के थ्रू आ सकता है, कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग आइडिया हमें आ सकता है, कॉम्पिटिटर्स को देख के हमें आइडिया आता है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उससे आइडिया आ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आइडिया आ सकता है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें आइडिया आ सकता है, हम अपनी टीम के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो उससे आइडिया आ सकता है। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं सोर्सेज। तो आइडिया जनरेशन की अगर मेथड की बात करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है, स्कैम्पर, स्कैम्पर एक टेक्निक होती है, ये एस फॉर सब्स्टिट्यूट, सी फॉर कंबाइन, ए फॉर अडेप्ट, एम फॉर मॉडिफाई, पी फॉर पुट टू अनदर यूज, ई फॉर एलिमिनेट, आर फॉर रिवर्स। ठीक है, तो स्कैम्पर एक टेक्निक होती है, डिटेल में आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने इस पे वीडियो बनाया नहीं है, मैं जल्दी बना दूंगी। तो ये हो सकता है मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन। माइंड मैपिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, हम ऑब्जर्व करके भी तो आइडिया जनरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप, तो ये सब आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जो बिजनेस आइडिया है उसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया को प्रोडक्ट आइडिया, सर्विस आइडिया, प्रोसेस आइडिया, मार्केट आइडिया, कई टाइप के आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो यही सब आपको बेसिक चीजें हैं, डिटेल में लिखनी है। ठीक है, खुद ही लिखिएगा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, वहां से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। मैं पिछले, आज मैं बैक टू बैक 3 लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड की हूँ, ये तीसरा पेपर है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द, हर क्वेश्चन पेपर में 22 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 7, 5 और 10। चलिए, व्हाट आर द की इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। पहला था स्टार्टअप इंडिया। डिटेल में आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिखेंगे, नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड कर दिया है एप्लीकेशन पे, वहां से ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया था, उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। स्टैंड अप इंडिया, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया गया था, लोन ले सकते हैं SC ST विमेन्स, वो है। मेक इन इंडिया यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना। मुद्रा योजना यानी कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया गया था इसके तहत। अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कुछ, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, तो ये सब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम आई थी एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इन्हीं को डिटेल में आप लिखेंगे। अगला क्या है, रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी का इन असिस्टिंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, उनका रोल बताना है आपको। ठीक है, एंड इसी के साथ ही DIC, NSIC एंड SSI का क्या रोल है। तो बता दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फंड तो प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, पॉलिसी के रिगार्डिंग गाइडेंस देना, ये सब काम भी होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अपने प्रोग्राम के तहत। और ये जो DIC, NSIC है ना, इसके बारे में तो डिटेल में मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। DIC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, ये बेसिकली स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती हैं, बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, NSIC का फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये भी रॉ मटेरियल कंसेशनल रेट पे, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है सारी चीजें, ये पढ़ लीजिएगा एक बार। SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो इसका भी सेम काम है भाई, फाइनेंस प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सभी काम करती हैं। तो यही सब आपको डिटेल में लिखना है इनके फंक्शन, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। ये तीसरा लेक्चर है और एक एक लेक्चर 1-1 घंटे के रिकॉर्ड हुए हैं।
तो मैं अब एकदम थक गई हूँ। तो चलिए अब मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहा करिए। 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3000 मतलब सब्सक्राइबर बाकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जल्द ही 5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।